हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है रहस्यमयी दुल्हन का भाग 11। अगर आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाकर जरूर देखें। पिछले भाग में आपने पढ़ा, सुमित्रा के वहाँ से चले जाने के बाद दर्शना और त्रिपाला में एक जोरदार बहस हो जाती है। वह दर्शना को इन सारी परिस्थितियों का जिम्मेदार बताते हुए उसे यह याद दिलाती है कि वह एक आत्मा है। दर्शना उससे अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कहती है। त्रिपाला उसे बताती है कि उसे शक है कि चंद्रिका को सब कुछ याद है। इस बात का जिक्र आते ही त्रिपाला और दर्शना उसी विशेष प्रकार के कमरे के बाहर पहुंचते हैं जहां शेखर की आत्मा उससे चीख चीख कर मदद मांगती है, लेकिन त्रिपाला से दरवाज़ा नहीं खुल पाता। इससे परेशान होकर त्रिपाला गुस्से में चंद्रिका को सामने आकर माफ़ी मांगने के लिए कहती है। उसके बुलाने पर चंद्रिका उसके सामने आती है और कहती है कि उसके लिए वो सिर्फ राजकुमारी नंदिनी है। उसका चेहरा देखने पर दर्शना और त्रिपाला हक्के बक्के रह जाते हैं। अब कहानी आगे। राजकुमारी नंदिनी उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है और त्रिपाला से पूछती है, क्या हुआ गुरु माँ, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुई? उसके इस सवाल पर जैसे त्रिपाला को होश आया हो, उसने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम राजकुमारी नंदिनी, मुझे बताओ आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो कहाँ है जिसे मैंने बुलाया है? त्रिपाला गुस्से में तिलमिला रही थी। त्रिपाला की बात सुनकर नंदिनी को पहले तो ऐसे हंसी आई जैसे त्रिपाला ने कोई विचित्र बात कह दी हो। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं गुरु माँ? आपने अभी तो मुझे बुलाया चंद्रिका को और आप खुद ही भूल गई। नंदिनी के चेहरे पर उसके लिए तंज था। त्रिपाला हैरान परेशान थी, परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वह नंदिनी से कुछ कह पाती, तभी वहाँ कुछ दूर से दो आवाज़ें आने लगी। वो दोनों आवाज़ें शशांक और सुमित्रा की थी। शशांक सुमित्रा से पूछ रहा था, माँ हम यहाँ क्यों आए? आप जानती हैं ना कि अगर हमारे यहाँ होने के बारे में उन दोनों को जरा सा शक हुआ तो चंद्रिका की जान खतरे में आ सकती है। सुमित्रा ने शशांक की बात सुनकर कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, वो दोनों अब चंद्रिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुमित्रा की बात शशांक को समझ में नहीं आई। वो चंद्रिका को लेकर परेशान था। आप क्या कह रही हैं माँ? हमें तो इस वक्त शशांक और सुमित्रा बात करते करते उसी जगह पर पहुंच गए जहां त्रिपाला, दर्शना और चंद्रिका खड़े थे। शशांक के वहां पहुंचते ही नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा। शशांक की धड़कनें तो नंदिनी को देखते ही रुक गई। उसकी आंखों में आंसू इस तरह से बह निकले जैसे किसी नदी ने एक जर्जर हो चुके सदियों पुराने बांध को पल भर में तोड़कर सागर में अपना अस्तित्व खो देने के लिए चल पड़ी हो। वह धीरे धीरे चलकर नंदिनी के पास आ रहा था और नंदिनी भी उसे ही देखे जा रही थी। दोनों की आंखों के सामने उनका बीता हुआ जीवन किसी कहानी की तरह घूमने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों को आभास तक नहीं था कि वो एक दूसरे के एकदम करीब थे। तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ याद है? शशांक ने नंदिनी की आंखों में झपकर देखते हुए पूछा। तो नंदिनी के ओठों पर शब्द आते आते रह गए। अब उसकी आंखों में आंसुओं की नदी उमड़ आई थी। उसने थर्राए हुए गले से कहा, तुम ही बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चंद्रिका तुम्हें कभी भूल सकती है? नंदिनी ने पूछा तो शशांक ने बेचैन होते हुए कहा, नहीं मेरी नंदिनी, मेरी चंद्रिका मुझे कभी नहीं भूल सकती। लेकिन ये भी सच है कि वो मुझे किसी तकलीफ में, कभी किसी दर्द में नहीं देख सकती। और तुमने तो मुझे तड़पते हुए भी देखा, तुम्हारी यादों के लिए भगवान से खुद से लड़ते हुए भी देखा, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे सच नहीं कहा। नहीं कहा तुमने कि तुम्हें अपने जीवन का हर एक पल, हर एक लम्हा याद है। शशांक ने नंदिनी की ओर से मुंह फेर लिया और फिर कहना शुरू किया, जब से हम इस तिलस्मी दुनिया में आए थे तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हें एक बेबस, कमज़ोर और अपनी भावनाओं की तलाश करती हुई, अपनी यादें खो चुकी एक समान लड़की के रूप में देखा। मैं सोचता रहा कि तुम्हें इस कैद से निकाल कर ही अपनी आत्मा को मुक्त करूँगा, लेकिन तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना बंदी बना लिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया नंदिनी? आखिर क्यों किया? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात? इतना कहकर शशांक शांत चुप हो गया। सुमित्रा जी चुप रही क्योंकि वो जानती थी
कि शशांक के सवालों का जवाब और उसकी तकलीफ का इलाज दोनों ही सिर्फ नंदिनी के पास है। उसके मन को शांत करने की शक्ति केवल और केवल चंद्रिका के पास थी और इसलिए नंदिनी को एक बार फिर चंद्रिका के उसी रूप में आना होगा जिसे अब तक शशांक ने अपनी नज़रों के सामने देखा था। ऐसा सोचते हुए जैसे ही सुमित्रा ने नंदिनी की ओर देखा, वैसे ही त्रिपाला, जो इतनी देर से ये सब चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी, अचानक से बोल पड़ी, क्योंकि ये लड़की राजकुमारी नंदिनी यानी कि तुम्हारी चंद्रिका है ही नहीं। त्रिपाला के इतने कहते ही नंदिनी के चेहरे पे गुस्सा उतर आया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तो त्रिपाला की हिम्मत बढ़ गई। उसने आगे कहा, क्योंकि अगर ये तुम्हारी चंद्रिका होती तो अपना सच तुमसे कभी नहीं छुपाती। ऐसा कहते कहते त्रिपाला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसका दाहिना हाथ शशांक के सिर की ओर बढ़ने लगा। त्रिपाला की हरकत देखकर नंदिनी ने एक पल में शशांक को अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर दाहिना हाथ रख दिया। उसके ऐसा करते ही उसकी उंगली की अंगूठी में लगा हुआ हरे रंग का हीरा चमक उठा। उस हीरे में से एक रोशनी निकली जिसमें शशांक की आत्मा को कैद करने वाला शेखर का शरीर पूरी तरह नहा गया। यह रोशनी इतनी तेज थी कि वहां पर मौजूद कोई भी आत्मा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वहां फैली रोशनी कम होने लगी। जब वो हरी रोशनी बिल्कुल गायब हो गई और वहां पे मौजूद आत्माओं ने जब अपनी आंखें खोली तो वहां का नज़ारा देखकर सब चौंक गए, क्योंकि वहां अब शेखर का शरीर नहीं बल्कि केवल शशांक की अपनी आत्मा थी। यह देखकर त्रिपाला और दर्शना के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस आत्मा को वो दोनों अपने वश में समझ रही थी वो तो कभी उनके बस में थी ही नहीं। नंदिनी ने शशांक की ओर देखा तो शशांक को आभास हुआ कि वो अब आज़ाद था। उसकी आंखों से नंदिनी के लिए दुआएं झलक रही थी। इससे पहले कि वह नंदिनी से कुछ बोल पाता, सुमित्रा की आवाज़ गूंजी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ त्रिपाला? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? आप दोनों को समझ नहीं आया ना कि ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों अपने ही खेल में कैसे हार गई? नहीं समझ आया ना? आएगा भी नहीं, क्योंकि ये खेल आप दोनों का है ही नहीं। सुमित्रा ने उन दोनों की आंखों में झांक कर गर्व से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? त्रिपाला के मन में बेचैनी बढ़ गई थी और दर्शना की आंखों गुस्से से लाल हो गई थी। उसके ओठ फड़फड़ा रहे थे। उन दोनों की यह हालत देखकर सुमित्रा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने त्रिपाला की तरफ पीठ करते हुए कहा, जानती हो दीदी, किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना पाप है, लेकिन आज आपकी ये हालत देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि आपने जो कुछ भी मेरे परिवार और मेरे बच्चों के साथ किया है, उसके बाद तो मेरी इच्छा आपको अपने हाथों से आपके किए गए कर्मों का दंड देने की थी। फिर चाहे इस पाप के लिए मुझे जो भी सज़ा मिलती मुझे मंजूर थी, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कर नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, जो काम मैं नहीं कर सकती थी वो काम आज मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू नंदिनी ने कर दिया है। त्रिपाला और दर्शना सुमित्रा की बात सुनकर चौंक गए। त्रिपाला ने सुमित्रा से नंदिनी की तरफ देखते हुए हंसने लगी और कहा, हालत हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी खराब है सुमित्रा। जिनको तुमने पति पत्नी के संबंध में बांध दिया है, अभी अभी वो दोनों तो आत्माएं हैं और इनके जीवन में इन दोनों का विवाह हमारे रहते संभव नहीं था, तो किस तरह यह नंदिनी तुम्हारी बहू हुई? जरा होश में आओ सुमित्रा, सच्चाई को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लो सुमित्रा, इसी में तुम्हारी भलाई है और मुक्ति भी। त्रिपाला की बात सुनकर सुमित्रा इतनी जोर से हंसी कि पूरा महल उसकी हंसी से पूरा महल गूंज उठा। उसने त्रिपाला से कहा, तुम्हारी यही आदत तो बहुत बुरी है त्रिपाला, खुद को स्वयं सिद्ध तांत्रिक कहती हो और बातें भूल भी जाया करती हो। मैंने अभी तो कहा था ना कि यह खेल तुम्हारा है ही नहीं, ये खेल तो मेरा है और नंदिनी का है, वही नंदिनी जिसे तुम अपने तंत्र की कठपुतली बनाना चाहती थी। सुमित्रा ने नंदिनी को देखा तो नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब रहने भी दीजिए माँ, इन दोनों को वास्तविकता के दर्शन करवा देना चाहिए। इतना कहने के बाद नंदिनी ने अपनी अंगूठी के हरे पत्थर को धीरे से छुआ। उसके ऐसा करते ही दर्शना और त्रिपाला उस अंगूठी में समा गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन दोनों ने अपने आप को धरती पर एक अस्पताल में पाया।
उन्होंने देखा कि वो दोनों एक बड़े से कमरे में पहुंच गए और वहां पर एक डॉक्टर अपने सामने खड़ी हुई नर्स से कह रहा था, हाउ इट इज़ पॉसिबल सिस्टर मैरी, ये मेरी पूरी फैमिली इतने बड़े एक्सीडेंट से बचने के बाद भी अकोशियस स्टेज में है। कोई एक मेंबर भी होश में नहीं है जो हमें ये बता सके कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे और इनके रिलेटिव फ्रेंड कौन है जिनको इनके इस मेजर एक्सीडेंट के बारे में बताया जा सके। डॉक्टर की बात सुनकर सिस्टर मैरी ने कहा, डोंट वरी सर, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी टाइम यहाँ पर आती होगी, लेकिन आप एक बार उन सभी लोगों को चेक कर लीजिए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सिस्टर मैरी की बात सुनकर डॉक्टर ठिठक गए और अगले ही पल उसके साथ चल दिए। दर्शना और त्रिपाला खुद ही उन दोनों के पीछे खींचे चले जाने लगे। डॉक्टर ने मैरी से पूछा, कैसी गड़बड़ सिस्टर मैरी? सिस्टर मैरी ने हाथ में पकड़े हुए नोट पैड की पन्ने पलटे और डॉक्टर को बताना शुरू किया, सर, आपके जूनियर स्टाफ ने इस एक्सीडेंट के सभी विक्टिम्स का एक प्रॉपर चेकअप किया था। उन्हें डाउट था कि अगर किसी को फिजिकल इंजरी नहीं भी हुई है तो हो सकता है कि उन सभी को कोई इंटरनल इंजरी हुई हो सकती है, लेकिन सभी लोग एकदम ठीक हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो और सभी बस एक गहरी नींद में हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर, वो भी एक भयानक एक्सीडेंट के बाद? मैरी ने अपनी बात खत्म की तो डॉक्टर भी परेशान हो गए। वो दोनों अब तक उस कमरे में पहुंच चुके थे जहां पर उस परिवार के सभी लोगों को इलाज के लिए रखा गया था। उन दोनों के पीछे दर्शना और त्रिपाला भी पहुंच चुके थे। कमरे में करीब 12 लोग बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। दर्शना और त्रिपाला ने जब उन लोगों में से 2 लोगों को देखा तो उसके होश फक्ता हो गए। वो दोनों बेहोश पड़े लोग और कोई नहीं बल्कि दर्शना और त्रिपाला थे। दर्शना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और त्रिपाला ने भी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके दाहिने हाथ की तीसरी उंगली में वही अंगूठी थी जो उसने अभी तक पहनी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो उसने अपने हाथों की ओर देखा। दर्शना भी यह सब देख रही थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो इस बारे में त्रिपाला से कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वहाँ इंस्पेक्टर विक्रम आ पहुँचे। इस डॉक्टर ने इंस्पेक्टर विक्रम से हाथ मिलाया और पूछा, हेलो इंस्पेक्टर, इन लोगों के बारे में कुछ पता चला? कौन है और कहाँ रहते हैं? इंस्पेक्टर विक्रम ने 2 और बेहोश लोगों की तरफ मुंह करते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, प्रजात नाम पता चला है। अभी ये जो 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ है। लड़के का नाम शशांक और लड़की का नाम नंदिनी है और दोनों की ही हाल में ही शादी हुई है। दर्शना और त्रिपाला नाम सुनकर चौंक गए और जैसे ही उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो वो दोनों भी और कोई नहीं बल्कि शशांक और नंदिनी थे। दोस्तों, हमारी कहानी का ये लास्ट पार्ट था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।